हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं हाई स्कूल के गणित का पहला अध्याय, वास्तविक संख्या। चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आज के वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितना भी हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं को। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, जितनी भी संख्याएं हो, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे कोई परिमेय हो, चाहे पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को पहले तो दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में इनको बांटने पर ये पहली संख्या हमारी प्राप्त होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। और दूसरा जो इसका भाग है वह होता है अपरिमेय संख्या। पहला भाग हमारा परिमेय संख्या है, दूसरा भाग हमारा अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या क्या? वे संख्या है जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। वे संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं या व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या जैसे कि 2/3, 1/2, 5/6, ये संख्याएं P अपॉन Q के रूप में। P अपॉन Q का मतलब होता है अंश बटा भाग। अंश बटा अंश बटा भाग। तो जिन संख्याओं को P अपॉन Q अर्थात ये अंश बटा भाग के रूप में लिखा जाए या लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि P अपॉन Q के। अब व्यक्त कैसे किया जा सकता है? जैसे 2 है, ये 2 तुम्हारा देखने में तो P अपॉन Q नहीं है, पर इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। 5 को 5/1 कर सकते हैं। ये भले ही देखने में ये संख्याएं परिमेय संख्या नहीं लग रही है, पर इनके नीचे हम क्या कर सकते हैं? 1 करते हैं। एक और शर्त होता है परिमेय संख्या का कि जो अंश बटा है यानी कि P अपॉन Q हो, उसमें जो Q का वैल्यू हो, मान हो, वह Q डज नॉट जीरो। Q कभी जीरो नहीं होता है। अगर Q जीरो होता है तो हमें क्या मिलेगा? अगर 1 में अगर हम जीरो करते हैं तो ये हो जाता है इफिनिट, और फिर ये परिमेय संख्या नहीं लगता। अगर जीरो पर हम किसी संख्या से बात करते हैं, अगर इसका हम शून्य रखते हैं, अंश हम शून्य रखते हैं 0/5, तो इसका मान होता है जीरो। जीरो किसी संख्या से भाग करने पर क्या होता है? जीरो होता है। अंश को अगर हम जीरो रखते हैं, हर को अगर हम कोई पूर्ण संख्या पूरा कुछ भी रखते हैं सिवाय जीरो के, तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है।
अभी हम इसमें चर्चा करेंगे जीरो को लेकर। जीरो इसमें परिमेय संख्या होती है, और चूंकि इंफिनिट को हम परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं अध्ययन करते, तो परिमेय संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिन्हें डी अपॉन क्यू के रूप में हम व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं है। अब परिमेय संख्याओं को दो भागों में फिर बांटा गया है। तो याद रखने पहले कि परिमेय संख्या क्या है, जो डी अपॉन क्यू के रूप में, जैसे 1/2, 5/6, ये ऋणात्मक भी हो सकती है, -5/7 हो सकती है, -1/2 हो सकती है, यहाँ तक कि जीरो भी आपका परिमेय संख्या होता है। और जो अभी हमने बताया कि देखने में जो तुम्हारी दिखती है, जैसे 2, 4, 5 जो भी संख्याएं हैं, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, इनको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ये तो होती पूर्णांक है, पर जितने पूर्णांक है सब परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए हमने जो है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। 2 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, 1/2 पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, हम इसको परिमेय संख्या के अंतर्गत अध्ययन इसको करते हैं, क्योंकि इनको P अपॉन Q के रूप में हमने क्या कर रखा है, लिख रखा है। इसको हमने हमेशा इसका जो है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, परिमेय संख्याएं जो है इनको पूरा दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है पूर्णांक और दूसरे को बोला जाता है भिन्न। एक को बोला जाता है पूर्णांक और दूसरे को बोलते हैं भिन्न। दूसरा भाग होता है भिन्न, पहला भाग होता है पूर्णांक। पहला फर्स्ट और सेकंड। पहले हम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के 3 भाग। पूर्णांक के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? एक होता है ऋणात्मक और एक होता है शून्य और तीसरा होता है धनात्मक। चल, इन तीनों भागों को तो पहले हम भागों में पहले पूर्णांक तो पहले साफ साफ और समझें कि पूर्णांक है क्या। पूर्णांक जिनका जो एक पूर्ण संख्या हो, ये धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इधर 0, -1, -2, -3, ये आपके हो गए पूर्णांक। पूर्णांक 0, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, ये सभी मिलकर क्या होती है, पूर्णांक होती है। दूसरा इसका भाग होता है भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न आपका जो बट्टा हम करते हैं, 2/5, 7/8, 9/12, 12/9 भी हो, 9/11 या 12 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और या 12/15, 17, जो भी संख्याएं है ये भिन्न होती है। एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि भाई साहब ये भी बट्टा में है, ये भी अंश बट्टा भाग में है, ये भी अंश बट्टा भाग में है, तो हम इसको यहीं क्यों नहीं छोड़ दिए, यहाँ पर क्यों भाग कर दिए? कारण इसका यह है कि जो भिन्न संख्याएं होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं, उनको हम ऋणात्मक में नहीं लिख सकते, क्योंकि परिमेय संख्या का ही भाग भिन्न है, इसलिए इसे धनात्मक रूप में हमने यहाँ दिखाया है और हम इसको लिखते हैं। यहाँ ऋणात्मक भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन भिन्न को कभी हम ऋणात्मक नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऋणात्मक करेंगे तो फिर वो परिमेय संख्या कहलाएगा, भिन्न ही नहीं कहलाएगा। तो याद रखना है कि भिन्न में और परिमेय संख्या में हमारा क्या है, परिमेय संख्याओं को हम क्या है, क्योंकि होता तो है कि ये भाग उसी का, पर परिमेय संख्याओं को जो है कि P/Q के लिखने पर हम माइनस में प्लस में दोनों में लिख सकते हैं, और जबकि भिन्न को हम सिर्फ किसमें, प्लस में लिख सकते हैं। अब आते हैं फिर पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हमने बताया ऋणात्मक। पहला इसका होता है ऋणात्मक, और फिर होता है दूसरा होता है शून्य, और तीसरा होता है धनात्मक। अगर हम इन संख्याओं को ले
बीच में जीरो है, इधर धनात्मक और उधर ऋणात्मक। तो ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, और शून्य जो है पूर्णांक बनाता है, लेकिन ये पुनः दोनों एक अलग संख्या बनाती हैं, अलग अलग ही दोनों मिलकर के संख्या बनाती हैं। जो धनात्मक इसका पूर्णांक का जो धनात्मक भाग है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपया हो, 100 रुपये का सिक्का हो एक एक का, तो हमको गिनना होगा, तो ये नहीं कहेंगे -1 सिक्का, -2 रुपया का सिक्का, -3 रुपया का सिक्का। हम नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनेंगे। तो हम उनको प्राकृतिक संख्या में, हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं हम उनको माइनस में नहीं गिनते हैं, उसको धनात्मक में गिनते हैं। हम ऑलवेज जो है कि 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में हम गिनते हैं। उनको हम शून्य से कभी गिनती हम शुरू करते ही नहीं। अगर 10 लड़के हो तो हम शून्य 1 2 3 नहीं गिनते हैं, हम 1 2 3 गिनते हैं। तो जो गणना वाली संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और भाई शून्य फिर शून्य का इसमें क्या काम है? जब यानी कि अगर हमारी 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो संख्याएं हैं ये सब प्राकृतिक संख्या है। इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो आ जाता है, 0 1 2 3 4 5, तो ये संख्या होता है पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो याद रखें, पूर्णांक का जो धनात्मक भाग होता है वह प्राकृतिक संख्या होता है, जबकि उन धनात्मक संख्याओं के साथ शून्य आ जाता है तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या है। और ऋणात्मक शून्य और धनात्मक आ जाए सबसे मिलाकर हम कहते हैं पूर्णांक। अब हम उल्टा चल, हम अगर ये देखें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की गणना शुरू होती है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अनंत तक, जबकि पूर्णांक संख्याओं में ऋण होता है और धन भी होता है, शून्य भी होता है। जबकि धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमको सिर्फ शुरुआत कहां से मिला है? 1 से होगा, न कि हमको 0 से होना, न कि -1 से -1 -2 से हमको शुरुआत नहीं होना है। जबकि पूर्णांक कहता है कि भाई हमको माइनस से छाट दो, हमको प्लस भैया यानी कि प्राकृतिक भैया के पास थोड़ा सा रहने दो। प्राकृतिक संख्याओं के साथ ही 0 आ जाता है और इससे मिलकर के पूर्ण संख्या बनाता है। तो अगर ये भी कहा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें पूर्णांक हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होती है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होती है। पूर्णांकों में इससे छोटी संख्या होती है 0 से क्या होती है? माइनस। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। या फिर सिंपल सी अगर एक भी पूछ दिया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्राकृतिक संख्या की गणना हम शुरू करते हैं 1 2 3 से, जबकि पूर्ण संख्याओं की गणना शुरू होती है 0 1 2 3 4 से। तो 0 आ गया तो प्राकृतिक संख्या रहा नहीं, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमको इसको ध्यान। अब एक चीज और, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा हाँ। जितने भी पूर्णांक हैं, जितनी भी हम पूर्ण संख्याएं देखते हैं, जैसे 1 2 3 4, चाहे माइनस में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कहीं भी हो, अगर हमको परिमेय संख्या बनाना है तो धीरे से हम बस इसका जो क्यों का माने यानी कि हर जो है हम धीरे से क्या करते हैं? 1 लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब अगर इसी को हम उदाहरण कर पूछे कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? बिल्कुल नहीं। तो जवाब हमारा होगा बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि अगर 2 है तो हम इसको 2/1 कर सकते हैं, क्योंकि 2 था तो ये था पूर्णांक या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। हम इसके नीचे 1 मान ली, ये बन गया
परिमेय संख्या। हमने पूर्णांक से तो परिमेय बना दिया, लेकिन क्या परिमेय से पूर्णांक बना सकते हैं? 1/2 अगर इसी को हम बना सकते हैं 1/2 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारा हो गया। अब यहाँ पर पूर्णांक तो हमको केवल इसका ये चाहिए, हम और उसका तो चाहिए नहीं हमको बट्टा में चाहिए नहीं। अगर इसको देखे दशमलव में भी है तो पूर्णांक आपका पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या। वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं होनी, मतलब ये आपका भिन्न में नहीं होना चाहिए या दशमलव भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको चाहें कि पूर्णांक में बदल दें, मतलब 1 2 3 के रूप में बदले, तो ये नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा भी 2 से भाग में देते हैं तो ये आ जाएगा पॉइंट में, जबकि पॉइंट तुम्हारा जो है कि दशमलव भिन्न होता है, न कि पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब उसमें कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, न तो बट्टा का लफड़ा होना चाहिए, न दशमलव का लफड़ा होना चाहिए। सिंपल सा इसका फंडा है कि आप मुझे पूर्ण रहना है, मुझे किसी के साथ दशमलव नहीं जोड़ना है, मुझे टूटना फूटना नहीं है। तो ये आपकी होती है पूर्णांक, यानी कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती हैं, जबकि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना। तो हम समझे कि परिमेय संख्याओं की दो भाग पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक क्या होते हैं? ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है, जबकि भिन्न केवल क्या होता है? बट्टा में होता है, और बट्टा में हमेशा धनात्मक होता है। भिन्न क्या होता है? धनात्मक होता है। तो क्या भिन्न को ऋणात्मक हम लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, जबकि पूर्णांक को हम लिख सकते हैं, ऋण में भी लिख सकते हैं, धन में भी लिख सकते हैं, शून्य भी होता है हमारा। अब ये आप लोगों ने देखा है ऋणात्मक पूर्णांक जो है ऋणात्मक शून्य और धनात्मक भी बटा होता है, जबकि धनात्मक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और शून्य के मिल जाने से, प्राकृतिक शून्य के मिल जाने से हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ये हमको अब हम आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं अब अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय, चलो अपरिमेय संख्याएं हमारी है क्या? ये अपरिमेय संख्याएं जो है वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक और इसका फंडा है कि यह परिमेय से कहता है कि तुम अपना परिभाषा बनाओ, मेरा कोई परिभाषा हो। हम अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित नहीं कर सकते। सिंपल सा इसी को लाकर हम परिभाषा दे सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे होती हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन वास्तविक रूप से इनका कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि इनको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, कौन सी ऐसी संख्या है जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? जैसे रूट 2 का मान होता है 1.414 डॉट डॉट, मतलब ये संख्याएं न तो ये रिपीट होती हैं और न ही ये कभी विभाजित। तो अगर रिपीट भी हो जाती है तो परिमेय संख्या में आ रही, लेकिन ये तो कहीं कटता ही नहीं, ये संख्याएं अलग प्राप्त होती जाती हैं और अनंत तक होती रहती है। एक अगर निश्चित रहता है कि 1.445 ऐसा रहता है, इसके बाद से कट जाता, विभाजित हो जाता, तो हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट कितने पर है? 3 अंकों पर है। 3 अंकों के लिए हमारा गुणा हो जाता 1000 बटा 1000, जिससे ये बन जाता 1445 बटा 1000, और ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता। ये तो है नहीं, पता नहीं कहां तक गया है, तो हम कितने से गुणा करेंगे? वो परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसलिए ये संख्याएं जो होती है परिमेय संख्या नहीं होती है। इनके अलावा
जो भी तुम्हारा एक पाई√3 है, इसका भी देखो वही चीज है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाता है, जो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाता है रूट में रखने के बाद, अंडर रूट के बाद, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। और संख्याएं जो हम पढ़ते हैं 1.01, 001, 001, ऐसे भी संख्याएं हमको देखने को मिलती हैं। जीरो के क्रम में वृद्धि होती है, और ये जो संख्या होती है बार बार यही आती रहती हैं। ये भी संख्याएं अपरिमेय संख्या। याद रखिए जिन संख्याओं की बात अगर 1.567 है, 12 है, तो इसको तो परिमेय संख्याएं होती है, ये परिमेय संख्याएं 100% होंगी। लेकिन अगर यही 1.567 करके या इसके पीछे इसके ऊपर बात नहीं चढ़ाया गया है, तो ये आपका डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है, तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। और जबकि इस पर बात चढ़ गया तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, हम आज अपरिमेय संख्याओं को जो है कि समझे कि जिन पर बार चढ़ा हुआ है दशमलव के बाद वो क्या होंगे, परिमेय। और जिन पर बार या चढ़ करके डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक जाती रहेगी, कटेंगी नहीं, नहीं ये रिपीट होंगी, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं। या फिर जीरो की इस तरह से बढ़ते क्रम में अगर वो कोई भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय, और जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता, वो अपरिमेय संख्या। बहुत बच्चों को ये समस्या होती है कि सर पाई का मान जो 22/7 है वो तो परिमेय होता है, और दूसरा जो पाई अगर लिख कर दिया गया है तो उसको हमको लिखना पड़ता है अपरिमेय। ऐसा है, मैं बताऊंगा। कारण यह है कि जो पाई का मान होता है, एक मान होता है 3.732, ये डाटा, मतलब ये और भी आगे होता है, लेकिन ये कभी न तो रिपीट होता है और न ही ये पूर्ण रूप से घटता है। इसलिए जब हमारा पाई का मान पूछा जाता है तो हम इसको ये दर्शाते हैं, ये समझा जाता है कि इसका मान हमारे पास ये देना है, और उसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। जबकि ये तुम्हारा P/Q के रूप में दे दिया गया है, तो इसमें तो संदेह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बट्टा में तो है, ये भिन्न में है, ये परिमेय संख्या तो है। P/Q के रूप में तो परिमेय, ये डॉट डॉट पीछे दे दिया गया, मतलब ये कटेगा है नहीं, तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या है। न ही इस पर बार चढ़ाया गया है, बार भी नहीं चढ़ा, तो इसका मतलब होने की अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, इनके दो भाग होते हैं, परिमेय और परिमेय। परिमेय के बारे में हमने सीखा, और परिमेय के बारे में सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कुछ संख्याएं अलग, इन्हीं से कुछ संबंधित संख्याएं हैं, जैसे आपका आता है सम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और आपका सअभाज्य संख्या। ये आपका होता है, देखो सबसे पहले जानिए सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है, ध्यान दीजिए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं कहलाती हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये 10 अनंत हो गए। ये संख्याएं सम होती है। क्यों सम होती है? इनका ये फंडा है कि जिन संख्याओं के इकाइयों, जिन संख्याओं का इकाइयां 2, 4, 6, 8, 0 होता है, वे संख्याएं सब सम संख्याएं, सम संख्या। जिनका इकाई अंक क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 0, वे संख्याएं हो गई सम संख्या। अगर मान लो 5, 7, 6, 9, 5 लिखा जाए तो ये हमारी सम होंगी सम। तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई संख्या आया नहीं है, इकाई का अंक हम देखेंगे कोई संख्या नहीं आया है, तो ये सम तो होगा नहीं। अगर इसके पीछे हम 0 भी लगा देते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या है, ये 0 सम संख्याओं के लिए आता है,
इसका इकाई अंक जब 0 हो गया तो ये संख्या 100 हो जाएगी। 0 के जगह पर 2 आ जाए तभी भी 100, 8 आ जाए तभी 100, 4 आ जाए तभी भी 100। मतलब इन संख्याओं में से कोई भी इकाई की जगह पर आ जाता है तो वह आपका कहलाता है सम संख्या। इनको 2 से भाग देने पर पूर्णतः कम जाता है। 2 से जब भी आप भागोगे तो यहाँ 2 दूना के 4, क्या बचा 1, 7 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बटा 9 आएगा, 2 चौको 8, 1 बचा, फिर 5 आएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 2 छके 12। ये पूरी तरह से ही, अगर यहाँ 6 भी होता है 8 भी होता तभी भी करता है। इसलिए जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे संख्याएं सम संख्याएं हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सब संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10 12 15। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। सम संख्याओं का आता है विषम संख्या। चलिए हम विषम संख्याएं देखते हैं। विषम संख्या ये क्या होती है? इसी के विपरीत होता है। जो संख्या 2 से विभाजित हो गया वो सम हो गया, लेकिन जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्या। जो संख्या या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती नहीं विषम संख्या, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और विषम क्या होता है? जो 2 से विभाजित न हो, मतलब उनको भाग देने पर एक बचता। जब डिवाइड किया जाए 2 से जब हम डिवाइड करें भाग है तो 1 बचे। किसी भी संख्या से भाग देने पर 1 नहीं, मात्र 2 से जब भाग दे तो 1 बचे। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। इसके अलावा तीसरा जो संख्या होता है वह होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होगा? चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। इसका अलग ही एक नखरा है। ये क्या होता है कि भैया हम न तो किसी के पहाड़े ले आएंगे, न ही हम किसी से विभाजित होंगे। हमारा एक गुणक होगा, हमारा एक गुणज होगा, सॉरी, यानी कि संख्याएं खुद से करता है, किसी और संख्याओं से नहीं करता। तो जो संख्या स्वयं से विभाजित, यानी कि जो संख्याएं स्वयं से अभाज्य है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 11 90।
और इसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भैया अभाज्य दो से क्यों शुरू होता है, दो तो सम तो नहीं। हम देख रहे हैं दो किससे कटता, अगर भाग देने की बात हो तो दो को पूर्णतः काटने के लिए किस संख्या से हम भाग देंगे, तो हमको जवाब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दो। दो से ये केवल विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से नहीं। और अभाज्य संख्या तो का तो यही कहना है कि हम खुद से काटेंगे, कोई और दूसरे नहीं काटेगा। हाँ, तो जो संख्या स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं से विभाजित है ये किसी और से कटने वाला नहीं है। तो दो को देखें, ये देखने में भले सम है लेकिन है अभाज्य संख्या, क्योंकि दो से भी कटेगा, तीन से कटेगा, पांच कहां से। और अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, दो से ही शुरू। दो जो होता है अभाज्य संख्या यहीं से शुरुआत होती है, अनंत तक जाता है। तो ये सारी संख्या है, वे संख्या है जो न तो किसी से विभाजित होती हैं और न ही किसी के पहाड़े में आती भी हैं। अगर किसी पहाड़ी में आएंगे तो ये कट भी सकती है, यानी कि सम हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या ये स्वयं से कटती है। आगे हम बढ़ते हैं भाज्य से। चौथा हमारा है भाज्य से। भाज्य या भाज्य से ये क्या होती है, भाज्य संख्याएं जिनके कई गुणज हो, जिन संख्याओं को कई गुणज होंगे, या सिंपल में कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का तीन या तीन से अधिक गुणज होता है वे संख्याएं हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। दो नहीं, तीन। जिन संख्याओं का तीन गुणज हो या तीन से अधिक वे संख्याएं हमारी होती हैं भाज्य। जैसे अगर हम सिंपल सा सबसे छोटा भाज्य संख्या ले लें, तीन किसी से कटेगा नहीं क्योंकि तीन क्या है भाज्य, दो कटेगा नहीं। चार का है भाज्य संख्या, चार हमारा भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, चार। यहाँ देखो कितना को ये कितने हो गए, तीन इसके गुणज। इसके गुणज कितने होंगे, तीन। तो तीन संख्याओं के तीन अंकों, तीन संख्याओं के पहाड़े में आ गया, इसका मतलब ये क्या सा नियम लागू कर रहा है, ये भाज्य संख्या का नियम लागू कर रहा है कि ये कम से कम तीन संख्याओं के पहाड़े में आ सकता है। तो ये हो गया भाज्य। पांच का भाज्य होता है छह को देखो, छह क्या होगा, एक के पहाड़े में आएगा, दो के पहाड़े में आएगा, तीन के पहाड़े में आएगा और छह कौन हो गया, एक दो तीन चार, इसके गुण चार। तो जब इसके गुण चार हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यह इस नियम को, इसके नियम को, इसके मतलब जो भी इसका शर्त है इसको पूरा कर रहा है कि यह कहता है कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं का तीन गुणज होता है या तीन से अधिक तो वह भाज्य होता है। यहाँ पर देखो तीन से अधिक गुणज है तो इसलिए भाज्य हो जाए, यह हमारा होता है भाज्य। प्यारे बच्चों, इसके अलावा तो जिन संख्याओं का तीन या तीन से अधिक गुणज होता है भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लोग आज देखा ही सम संख्या क्या होता है, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दो चार छह, इसके इकाइयों में भी दो चार छह आठ जीरो आता है। विषम संख्या वे संख्या है जो दो से विभाजित न हो और दो से भाग देने पर
उनका जो शेषफल बचे वह 1 बचे, वह होती है विषम संख्याएं। तीसरा हमने बताया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका जो स्वयंशील घात होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विभाजित होती है या जिनका HCF 1 हो, मसा जिसका 1 हो, वे संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं का मसा 1 होता है वह अभाज्य संख्या होती है। भाज्य क्या होता है? जिन संख्याओं का 3 या 3 से अधिक गुणज हो वह भाज्य कहलाता है। या सिंपल जब इसको तुम आप कह रहे हो कि इसका HCF 1 आ रहा है, इसका सिंपल में कम से कम 2 आएगा, अधिक भी आता है भाज्य संख्या अगर HCF निकालेगा तो HCF इसमें हम नहीं इसको निकालेंगे, लेकिन अगर भाज्य को जांच करना हो तो इसका हम HCF निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में और LCM और HCF। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय